Hello students, so this is the second part, that is you can say part number, sorry not 17, this is the part number 18. Okay, so जैसे कि 17th वाले पार्ट में हमने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी ला लिए हैं साथ साथ। 17th वाले पार्ट में इसी क्वेश्चन को करने के लिए सारी की सारी बैकग्राउंड को हमने क्रिएट किया था। अब इस क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इस ब्रेक में आंसर निकाल लिया होगा। कंटिन्यूटी में देखें अगर आप पार्ट्स तो आपको बहुत मज़ा आएगा। 17th वाले पार्ट के अंदर हमने इसका क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसके बेसिस पे आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिला था 3-4 मिनट का बीच में, तो आप इसको कर सकते हैं। अब आप फटाफट से क्या करेंगे, इसको अगर हम देखें, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ फास्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ना हमें सबसे पहले एक चीज़ अज्यूम कर लें आप खुद ही कि ये दोनों प्लेट के बीच की विड्थ के बीच की जो दूरी है वो d दी हुई है ना। और यहाँ T1 T2 ये थिकनेसेस भी दी हुई हैं। लास्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था कि इन स्लैब्स की पोजीशन से कोई लेन देन नहीं होता। बस हमें अभी एयर वाले लिखने के लिए इसको कुछ तो भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो T1 T2 यहाँ है तो मैं इसको T3 कह देता हूँ, इस वाली को T4 कह देता हूँ और इस वाली गैप को मैं T5 कह देता हूँ। ठीक है, बस मुझे क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो मुझे वो अज्यूम करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ की जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 लिख देता हूँ। यहाँ पे फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 लिख देता हूँ और यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। अब वही बात है फिर से पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी E इंटू डी, इसमें D यानी ये थिकनेस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये वाला A पार्ट है, ये वाला पॉइंट B है, तो AB का डेल्टा भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। अब तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ED यानी क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू T3 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू T1 और प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट T4 और प्लस ये सब ED है, E इंटू डी, ये E है इंटू डी कर रहा हूँ मैं, E इंटू डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू T3, ये वाला आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पोटेंशियल डिफरेंसेस है, सबको ऐड कर रहा हूँ मैं। जो बच्चे नए हैं पिछले वीडियो को ज़रूर देख के आए, मज़ा आएगा। वो 18, ये पार्ट नंबर 18 है, वो पार्ट नंबर 17 है, उसको देख के आएंगे तो आपको पता चलेगा मैंने ये क्यों लिखा है। ठीक है, प्लस अब यहाँ से मैं कहाँ तक पहुँच गया था, हाँ T4, यहाँ पे आ गए हम T2, तो ये आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K2 और इंटू आ गया T2 प्लस लास्ट वाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू T5 है ना। फिर से अब हमें T3 T4 T5 को हटा देना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे D माइनस T1 माइनस T2, D माइनस D में से इसको और इसको माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा, इक्वल टू आ गया T3 प्लस T4 प्लस T5। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो डेल्टा वी ए बी जो है दैट विल बी व्हाट, T1 और T2 वाली टर्म्स को छोड़ देते हैं, यानी हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, बाहर निकाल दिया हमने उसको। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ज़रा, T1 और T2 को एक जगह लिख लें, T1 प्लस T2 लिख देते हैं। ठीक है ना, T1 प्लस T2 पर T1 के नीचे आएगा K1 यानी T1 बाई K1 और T2 के नीचे आएगा K2 यानी T2 बाई K2, ये भी बात आ गई। और बाय सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में अब हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है T3 प्लस दिख रहा है हमें T4 प्लस हमें दिख रहा है T5। ठीक है ना, प्लस हमें दिख रहा है T5। ओके, सो T3 प्लस T4 प्लस T5 की वैल्यू है D माइनस T1 माइनस T2, उठा के यहाँ रख देंगे तो डेल्टा वी जो ए बी मिल रहा हमें दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या मैं सिग्मा को एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं सिग्मा को लिख दूँ चार्ज अपॉन एरिया, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मुझे कैपेसिटी निकालनी है। तो फिर इसलिए अब हम थोड़ा इसको मैनिपुलेट कर लें, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 और प्लस ये वाली जो पूरी टर्म है प्लस D माइनस T1 माइनस T2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और आपको पता है कैपेसिटी जो अक्रॉस ए बी हमने मिलने वाली है वो Q अपॉन डेल्टा वी ए बी होगी, यानी फिर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है उससे डिवाइड किया हमने। Q कट जाएगा तो Q कट जाएगा तो फिर Q कट जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में आ जाएगी ये पूरी टर्म, यानी क्या हो जाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस D माइनस T1 माइनस T2। दिस विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर फॉर द कैपेसिटी। ये आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वाले पार्ट में दिया था, आपने सॉल्व किया होगा तो आपको ऐसा आंसर मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही मैंने यहाँ एक और क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1
यहाँ पे हमारे साथ डाइलेक्ट्रिक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक से ही हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या कहते हैं, देखो इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द स्लैब्स आर मेटालिक, तो इसके अंदर जो k है ये k1 भी इन्फिनिटी, k2 भी इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी विल बी 0 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यानी ये वाला देखो ज़रा, मैं थोड़े दूसरे कलर से लिखता हूँ, थोड़ा बहुत तो हमारा भी हक बनता है। ये भी 0, ये भी 0, यानी डिनोमिनेटर में से 2 टर्म्स हो गई 0, यानी कुल मिला के डिनोमिनेटर क्या हो गया, क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सोचना पड़ेगा आपको। डिनोमिनेटर के साथ क्या हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल देते हैं, वो 2 टर्म्स हमारे पास 0 हो गई। तो अब CAB जो नया वाला आया विथ मेटालिक स्लैब्स, दैट विल बी व्हाट, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T1 माइनस T2, D माइनस T1 माइनस T2, दिस इज द इफेक्टिव कैपेसिटी। अब ज़रा सोच के बताओ, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ज़रा इसमें बताओ, यहाँ लिखा है ऑल्सो कंपेयर इट विद द प्रीवियस कैपेसिटेंस। अब इसको आपको कंपेयर करना है प्रीवियस वाले से कि भाई मेटालिक डालने से क्या होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ता है या कम होता है, यानी 2 छोटा हुआ है या बड़ा है, 2 यानी जो है वो कैपेसिटेंस कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। तो आपको ये बताना है कि ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम हो गया या बढ़ गया। ज़रा कंपेयर करके देखो फर्स्ट और सेकेंड को। इसके नीचे जो टर्म्स हैं इसके हिसाब से जो कैपेसिटी थी वो डाइलेक्ट्रिक के साथ थी, वहाँ मेटालिक प्लेट डाल के नई कैपेसिटी आ गई। आप जितना मेटल भरते जाओगे ना बीच बीच में, तो कैपेसिटी कम होती जाएगी। एक्चुअली पता है मेटल भरने से क्या हो रहा है, मेटल भरने से क्या हो रहा है, थोड़ा समझ लो। मेटल भरने से क्या हो रहा है पता है क्या, ये जो D है, ये D, अब ये मेटल हो गया, ये भी मेटल हो गया। तो एक्चुअली अब जो D था, जो कोई डाइलेक्ट्रिक होने से होता, वो D अब एक्चुअली पता है D माइनस T1 माइनस T2 हो गया, यानी अब छोटी विड्थ हो गई। यानी एक्चुअली ये मेटल आने से क्या हो गया है कि आपने कहीं ना कहीं पता है क्या, इसको वेस्ट कर दिया, क्योंकि वहां तो अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी पोटेंशियल का कम होना भी नहीं होता। देखो यहां से यहां तक पोटेंशियल कम होगा अगर, तो ज्यादा काम का है, पर पोटेंशियल अगर कम नहीं होगा, क्योंकि देखो बेसिक आइडिया क्या है, C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी, जितना इसको डिक्रीज करोगे उतना कैपेसिटी बढ़ाएंगे। पर यहाँ मेटल डालते ही आपने पोटेंशियल के ड्रॉप को अब रोक दिया, यानी देखो इन दोनों सरफेसेस पे पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं अब तो। यहाँ तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ गया ना मेटल आते ही, तो जो पोटेंशियल का डिक्रीज पहले डाइलेक्ट्रिक होने से मिल रहा था उतना नहीं मिल रहा। तो यानी पहले जो पोटेंशियल का डिक्रीज हमें मिल रहा था वो ज्यादा था, यानी यहाँ कैपेसिटी ज्यादा थी। अब वहां पोटेंशियल का डिक्रीज हो गया है कम, तो वहां कैपेसिटी, वहां पोटेंशियल उतना डिक्रीज नहीं हो रहा, यानी पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में वहां बड़ा है, इसके कंपैरिजन में वहां का पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब वहां की कैपेसिटी क्या है, कम। इसका मतलब ये, अगर आप मेटल प्लेट्स बीच बीच में डाल दोगे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम होगा, मेटल प्लेट डालने से इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम होगा। तो यहां एक इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं, व्हेन metal plates are inserted between the plates of capacitor, the effective capacitance will decrease, effective capacitance will decrease, very important। आप इसको सिंपल ऐसा भी सोचो ना यार, जो सिंगल स्लैब वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आप T बढ़ाते जाओ, मेटल रख के T बढ़ाते जाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मेटल रख के जब आप T बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे कैपेसिटेंस कम होता जाएगा, और धीरे धीरे कैपेसिटेंस कम होते होते ऐसा हो जाएगा एक समय की कैपेसिटेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग अ मेटल प्लेट, इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आ गई। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद आपने कर लिया था, और अगर ये कर लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आप एक चीज़ करें, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता देता हूँ, पहले इसको वाइप करने से पहले बता देता हूँ। देखो अब यहाँ जो है ना, फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। देखो आधे में डाइलेक्ट्रिक K1 भरा है, आधे में K2 भरा है। यहाँ वर्टिकल में K1 K2 भरा है, मैंने बताया था ना ऐसे भी कराऊंगा।
तो एक्चुअली पता है क्या, इसको आपको शुरुआत कैसे करनी है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ ताकि तब तक जब तक मैं इसको साफ करूँ तब तक आप देख सको। ये फर्स्ट वाले की हिंट दे रहा हूँ है ना, तो ये आप क्या करो, इसको ऐसे दो कैपेसिटर की तरह सीरीज में नहीं लिखते क्या, ये एक लगा है फिर दूसरा लगा है सीरीज में, एक लगा है दूसरा लगा है सीरीज में, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया। पर अब एक इसकी खासियत है कि ये कैपेसिटर के बीच में जो विड्थ है प्लेट्स की वो d/2 है, एरिया तो ए ही है। आपने ऐसा एक ले लिया कि ऐसा ले लिया, इसकी भी विड्थ d/2 है, इसका भी एरिया ए है, इसका डाइलेक्ट्रिक K1 है, ये K2 है। ये कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड वाला कैपेसिटर है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड वाला कैपेसिटर है। आप बस इनको सीरीज में लेके आप इसका CA भी निकाल सकते हो। सोच के बताना जरा, अगर इसका ये बनेगा तो इसका कैसा बनेगा। ये जब दोनों सीरीज में है तो इस केस में ये दोनों कैसे दिखेंगे, तुरंत दिमाग में आ रहा होगा। एक आंसर अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तब तक आप इसको सॉल्व करें। मैं इसको मिटाता हूं, कुछ और क्वेश्चंस भी लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि हम फिर फटाफट सॉल्व कर सकें, समय हमारा जो है वेस्ट ना हो। ऑलमोस्ट इसके भी 10 मिनट्स हो गए, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व करें ताकि हम क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, है ना। और आखिर में एक बात ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा आप सीखते हो वो क्वेश्चन से ही सीखते हो, तो इसीलिए कभी भी आपकी भी कोशिश ये हो, और मेरी कोशिश तो रहती है ये, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस और लिखता हूँ, फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूँगा। दिस इज़ क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। जस्ट वेट टिल द टाइम आई राइट सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइंड कैपेसिटेंस अक्रॉस AB फॉर द गिवन फिगर फर्स्ट। ये एक फिगर दिया है हमें, आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं, वो सॉल्व करेंगे, बाकी पता नहीं, बाकियों का तो नहीं पता। तो यहाँ K दिया है इसका, ये इसकी विड्थ D दी है, एरिया A दिया है, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ d/2, दिस इज़ अगेन d/2, दिस इज़ 6K, 3K, okay, so this is the first one and second one। तो इसके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, जनरल वाला क्वेश्चन है। दिस इज़ A, दिस इज़ B। यहाँ एक स्लैब है, जो कुछ जनरल X अंदर है, इसकी जस्ट जनरल कुछ X विड्थ ले लेते हैं हम लोग। सो दिस इज़ समथिंग X, ओके, और इसकी टोटल प्लेट की लेंथ दी हुई है L, स्क्वायर प्लेट। और यहाँ एक चीज़ है, विड्थ ऑफ प्लेट इज़ B, विड्थ इज़ B। इसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है K, एंड आई थिंक इंफॉर्मेशन इज़ नाउ सफिशिएंट। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट टास्क इज़ टू फाइंड दिस वैल्यू। इसको अभी हम निकालते हैं पहले तो, ठीक है। मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो तो इसको देखते हैं। तो अब यहाँ से इसको मिटा दूँ पहले तो, ये हो गया है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो ज़रा, इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है और वो वाला क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त है। सो फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, जिसमें ये हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को इस तरह से कुछ। ये दोनों ही एक्चुअली दो कैपेसिटर की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। आपको जब भी कभी कोई ऐसे क्वेश्चन मिले तो इनको इन्हीं प्रोसेस की तरह, इन्हीं प्रोसेस से आप सॉल्व करें, ठीक है। जब ये ऐसे के ऐसे लिए हैं तो एरिया तो ए ही मिलेगा हमें, इसका भी एरिया ए ही मिलेगा, बस इसकी जो प्लेट्स की बीच की दूरी है वो हमारे लिए d/2 हो जाएगी, यहाँ पे भी d/2 हो जाएगी। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, ठीक है। तो ये कंप्लीटली K1 से फिल्ड कैपेसिटर हो गया, ये कंप्लीटली K2 से फिल्ड कैपेसिटर हो गया। तो जो CAB होगा दैट विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2, दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये एक तो बेसिक आइडिया आ गया, ये एक बेसिक आइडिया आ गया हमारे पास।
क्योंकि दे आर इन सीरीज, सो यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस वेरी इजीली. सो व्हाट अबाउट C1 एंड C2? आई कैन राइट इंडिपेंडेंटली C1 कितना हो सकता है. सो यू नो दैट A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट के साथ अब डाइलेक्ट्रिक है तो A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D बाई 2 है तो 2 आ जाएगा. देखो ज़रा, बड़ा सिंपल है, बड़े इजीली लिख दिया मैंने. कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स C1 इज A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D इज D बाई 2, सो दैट्स व्हाई इट इज 2. सोचो ज़रा, दिस इज नथिंग बट C1. What about C2? So it is again A epsilon naught K2 by D again D by 2. So it is A epsilon naught K2 by D. जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, सर कैसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट. भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को हमने निकाला था पहले ही पार्ट्स में, वहाँ जाके देखोगे तो मिल जाएगा. Now you can see one more thing. If you just try to find the ratio, all the things will be cancelled. So C1 by C2 will be something. सब काट दिया अगर आपने, सो इट विल बी जस्ट K1 बाई K2. इट विल बी जस्ट K1 बाई K2. यू कैन सी, आप कैपेसिटी का रेशो निकाल दो, K1 बाई K2 ही आएगा. बहुत इजी है. अब आप चाहो तो इस केस के अंदर और बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो. आप चाहो तो डेल्टा V1 लिख सकते हो, वो होता है ED, या फिर आप पहले E लिख लो. E क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू वॉट? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K1. सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया. यू कैन सिग्मा तो दोनों में सेम रहेगा, यहाँ चार्ज डेंसिटी सेम ही रहेगी. E2 you can write it as sigma by epsilon naught K2, inverse relation E1 K1 E2 K2. So if you will take a ratio E1 by E2 equals to K2 by K1. लो ये भी आ गया. So many things you can calculate. Even you can calculate the potential difference in one ED, E1 into D by 2. So you can say whatever is E, that is nothing but potential difference. Again you can say delta V2 is nothing but E2 into D by 2. Again whatever is the relation in E, that will be relation in potential difference. So delta V1 by delta V2 is again K2 by K1, you can say. You have got relation between capacities, you have got relation between electric field, you have got relation between potential differences, everything. CAB you can also find. CAB, this is the capacity. C1, most of the terms will get cancelled. So 2A epsilon naught K1 by D or 2A epsilon naught K2 by D upon 2A epsilon naught K1 by D plus 2A epsilon naught K2 by D. Take the terms common outside. तो यहाँ क्या मिलता है? 2A epsilon naught बाई D का स्क्वायर, ये पूरा टर्म है ना, और K1 इंटू K2, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2A epsilon naught बाई D K1 प्लस K2 आ जाएगा यहाँ. So 2A epsilon naught by 2A epsilon naught by D will be cancelled. So CAB will be what? It will be something like 2A epsilon naught by D into K1 K2 upon K1 plus K2. So this is the effective capacitance across AB. And a lot more thing you can calculate. Even you can calculate so many things in that particular scenario. So electric field will be in the ratio of K1 K2, K2 K1, K2 by K1, है ना. In that case, सेकेंड वाले पार्ट की अगर बात करते हैं आप, तो सेकेंड वाले पार्ट की अगर बात करते हैं तो देखो सेकेंड वाले पार्ट में भी आपको ये बात समझ में आती होगी कि अब यहाँ कैसा ट्रीट करें. अब इसको रिड्रॉ करोगे तो देखो ये दोनों, देखो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप VAB है, डेल्टा VAB है, और इसके अक्रॉस भी डेल्टा VAB है. देन दैट मीन्स दे कैन बी ट्रीटेड इन पैरेलल. यहाँ ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल. तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम लिख लो, ऐसे लगा दो दो कैपेसिटर साहब. दिस इज A एंड दिस इज B. Idea should be very much clear to you. This is K1, this is K2, this is C1, this is C2. अब यहाँ क्या डिवाइड हुआ है? तो यहाँ एरिया कट गया है, यहाँ एरिया A/2 हो गया, पर विड्थ अभी भी D है. यहाँ पे भी एरिया A/2 हो गया है, पर विड्थ अभी भी D है. ये विड्थ अभी भी D है, ठीक है ना.
अब यहाँ से आगे जो सिचुएशन है, वैसे तो आपको करना चाहिए बट फिर भी लेट्स सी। CAB विल बी सिंपल, C1 प्लस C2 नाउ, इट इज़ वेरी इजी। ये वाला टफ था, सीरीज में था, ये वाला इजी है। C1 व्हाट यू कैन राइट अप, इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, बट A विल बी A बाई टू एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D तो उतना ही रहेगा। C2 यू कैन राइट इट एज A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई 2D। ये 2 किससे आ रहा है आपको पता होगा, A बाई 2 का 2 आ रहा है ना। तो यहाँ से आपको C1 भी मिल गया, C1 भी मिल गया और C2 भी मिल गया। नाउ यू कैन कंपेयर दी कैपेसिटीज, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कैंसिल हो जाएगा, तो C1 बाई C2 यू कैन गेट K1 बाई K2। कैपेसिटी तो उतनी आ रही है, ठीक है ना, वैसे ही आ रही है। अब अगर आप देखते हो तो यहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K1, ऐसा आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K1। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगभग वैसे ही मिल रही है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 कितनी मिल रही है आपको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K1, है ना। और E2 भी जो आपको मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। पर इसमें जो है चार्ज डेंसिटी की एक बात आने वाली है अब डिफरेंट, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि एरिया आधा हो गया है। तो यहाँ हम इसको चार्ज डेंसिटी को डिफरेंट लेना पड़ेगा हमें, चार्ज डेंसिटी विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कुछ आ गई सिग्मा 1 और यहाँ पे आ जाएगी कुछ सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट K2, ऐसी कुछ आएगी। बट व्हाट अबाउट E1 एंड E2, E1 E2 में क्या फ़र्क पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी अब सेम नहीं रहेगी इस केस में, क्योंकि आपने एरिया आधा कर दिया। देखो यहाँ सेम रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कंपेरेबल है। यहाँ एरिया दोनों ही सेम, दोनों ही कैपेसिटर्स में A था, पर यहाँ आप देखो A बाई 2 हो रहा है। तो जो चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द केसेस, है ना। तो दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग होगी। ना व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है। पर एक बात आप समझ सकते हो, देखो एक बड़ा ज़बरदस्त मामला है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जज करना है, चार्ज डेंसिटी को भी जज करना है। बट एक बात है कि डेल्टा V फॉर C1 विल बी इक्वल टू डेल्टा V फॉर C2। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, बोथ आर इन पैरेलल। डेल्टा V इज नथिंग बट ED और दोनों का D भी सेम है। डेल्टा V इज नथिंग बट ED, तो E1 D1 विल बी इक्वल टू E2 D2, बट D1 D2 आर सेम, दोनों के D तो सेम है। इसका मतलब ही यहाँ से समझ में आ गया कि E1 और E2 भी इक्वल होंगे, यानी इन दोनों कैपेसिटर्स में जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी। देखो कितनी ज़बरदस्त बात निकल के आ रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो अब हम इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट K1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट 2 K2 एप्सिलॉन नॉट K2, एप्सिलॉन नॉट कैंसल, यानी सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज नथिंग बट K1 बाई K2। देखो कितनी बढ़िया चीज आ गई। यानी चार्ज डेंसिटी का जो रेशो है वो डाइलेक्ट्रिक के रेशो से मिलेगा हमें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सीखने वाली बात है। तो क्या बात करें अब, देखो इसमें क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या क्या निकालना था, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें निकालनी थी, खैर ठीक है, वो तो अब हम लोग देख सकते हैं। खैर यहाँ से अब हमने क्या क्या निकाल लिया देखते हैं, ठीक है। हमने तो कैपेसिटीज़ भी निकाल दी, इसकी भी कैपेसिटी इक्वलेंट AB भी निकाल दिया, और इसका अब हमें बस CAB निकालना है ना। तो ये वाली वैल्यूज़ मेरे ख्याल से अब ये तो वैल्यूज़ आप डाल सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ डाल देना, और 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन निकल, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D कॉमन निकल जाएगा, K1 प्लस K2 आ जाएगा, यानी ये CAB मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतना कर सकते हैं आप, ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है सिर्फ। एक्चुअली हमने पता है कि इस क्वेश्चन को भी कंपेयर यानी इसमें कवर कर लिया। कंपेयर द कैपेसिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटीज। देखो कंपेयर दी कैपेसिटीज, ये है कैपेसिटीज कंपैरिजन, ये है कैपेसिटी का कंपैरिजन दोनों पार्ट का। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन। एंड चार्ज डेंसिटीज, तो यहाँ तो चार्ज डेंसिटीज इक्वल ही रहेंगी, ठीक है। तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2, वो मैंने पहले ही ले लिया था।
ठीक है, तो चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। इवन हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के भी कंपैरिजन लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए हमने, है ना, और सी भी यहाँ का निकाल दिया, यहाँ का सिर्फ बचा है, आपको सिर्फ ये C1 C2 इसमें डालना है। मैंने बताया है 2 एप्सिलॉन नॉट सॉरी A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D इन ब्रैकेट K1 प्लस K2 उसका फाइनल आंसर आएगा। ओके, सो ऑल द थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं वो जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं फटाफट आप उन्हें जो है कोशिश करें करने की। मेरे ख्याल से ये वाला समय हो गया है, 5 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो मैं आता हूँ फिर से 5-7 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद आपको फिर से मिलता हूँ थर्ड पार्ट के पार्ट नंबर 19 के साथ, जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जब डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो कैसे फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं और कितना वर्क किया जाता है उसको इंसर्ट करने में। अब लास्ट पार्ट होगा ये इसका, मोस्ट प्रोबेबली हम उसको वहाँ एंड कर देंगे, ठीक है ना। सो विल स्टॉप फॉर सम टाइम एंड कम बैक फॉर द पार्ट नंबर 19 ऑफ दिस कैपेसिटर। जल्दी वापस आते हैं, आके मिलते हैं।